हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अभी तक आपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जो फर्स्ट पार्ट हमने कल बनाया था वो अभी तक आपने देख लिया होगा। आज हम इसका सेकंड पार्ट बनाने जा रहे हैं और अब चीज़ें थोड़ी सी कंटिन्यू रहेंगी आपके लिए, जैसे कि आप अपनी बुक से लाइन बाय लाइन चीज़ें को कवर कर सकें। इसी के साथ साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपकी पढ़ाई में आपको हेल्प मिलेगी और आप इस वीडियो को अपनी बुक के साथ लाइन बाय लाइन भी लेके चल सकते हैं, जो भी आपके स्टैंडर्ड बुक्स हैं। ठीक है बेटा, तो अभी हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अभी हमने जो इससे पहली वीडियो थी उसमें क्या क्या देखा। तो उस वीडियो में हमने सिंपल सी चीज़ें क्या क्या देखी। हमने बेसिक लेवल पे सबसे पहले देखा कि भैया केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसकी हमने प्रॉपर डेफिनेशन समझी। दूसरा, हमने केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन समझी। और तीसरा, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करी थोड़ी सी। किसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है बेटा, इतना हमने देख लिया। यानी कि बेसिकली हमने बात किस बारे में करी, अगर मैं दोबारा से आपको थोड़ा रिकॉल कराऊं। ठीक है, आज है 22 अगस्त 2025। ठीक है, और ये है इसका पार्ट 2 आपके लिए, जिससे कि आप थोड़ा सा समझ पाए कि हम कहाँ पर चल रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन की हमने डेफिनेशन समझी। हमने एक बात थोड़ी सी इन दोनों को इजी वे में समझने के लिए बोला कि भैया ये प्रोसेस होता है और ये मेथड होता है। मैं कोशिश करूँगा कि उन बच्चों के साथ मैं रिलेट कर पाऊँ जो बहुत बेसिक लेवल से चीज़ों को समझना चाहते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी बेसिक हो रही है तो आप थोड़ा पेशेंस रखें। चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड पे करेंगे तो उन बच्चों के साथ चीज़ें नहीं बन पाएंगी। जो मेरा मेन मोटो है कि बच्चे बेसिक लेवल से चीज़ों को समझें, तो वही मैंने कोशिश करी कि बच्चे एटलीस्ट ये चीज़ क्लियरली समझ पाएँ कि प्रोसेस होती है केमिकल रिएक्शन। उसमें हमने बात करी थी कल पूरी डिटेल में। केमिकल इक्वेशन, उसके बारे में हमने बात की थी कि केमिकल इक्वेशन को हम मेथड बोलते हैं, सिंबलाइजली हम चीज़ों को उसमें प्रेजेंट करते हैं। और हमने दूसरी बात करी इसके बाद कि भैया केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। यानी कि अगर मैं नॉर्मल वे में बोलूँ तो हमने बात ये करी थी कि हम ये कैसे पता लगाएंगे, क्या कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कि हम उसको कैसे पहचाने कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो गई। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बात बताऊँ, अगर आप नॉर्मल वे में देखें तो हो सकता है कि आपके घर में खाना बन रहा है और आपको खुशबू आ रही है उसकी, तो यानी कि आपको स्मेल आई। स्मेल क्या है, खाना बनने के कैरेक्टरिस्टिक है ना, कि खाना बन रहा है। पता कैसे चला, स्मेल से पता चला। या जैसे हम दूसरी बात करें कि हमें कैसे पता चला कि दूध फट गया। हमने एक उसमें देखा ना कि जो लिक्विड था वो अलग सेपरेट हो गया और जो प्रेसिपिटेट था अलग। कब हुआ ऐसा, जब हमने उसको गर्म करा तो क्या हो गया, अब जो दूध था वो दूध ना रह के उसका एक लिक्विड जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट थे वो अलग अलग हो गए। लिक्विड ऊपर चला गया है और जो सॉलिड स्टेट था उसका नीचे, जो नीचे गया उसका सॉलिड स्टेट, उसी को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। जैसे हमने कल थोड़ी सी बात करी थी उस बारे में कि किस किस तरीके की हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो हम उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और मैं चीज़ों को थोड़ा सा स्टार्टिंग में स्लो इसलिए लेके चल रहा हूँ कि जिससे कि अगर आप धीरे धीरे रिदम में आ जाएंगे तो आपको आगे जाके जब मैं थोड़ा सा चीज़ों को बेहतर ढंग से ले जाने के लिए थोड़ा सा स्पीड में हम जाएंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है बेटा, तो हम जब बात कर रहे थे कल, अगर हम केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले हमने बात करी थी कि भैया गैस अगर इवॉल्व हो रही है तो हमें पता चल गया। दूसरी बात मैंने करी कि भैया अगर कलर चेंज हो रहा है तो मुझे पता चल गया। तीसरी बात मैंने करी कि अगर उसका टेम्परेचर बदल गया तब भी तो पता चला साहब मुझे। टेम्परेचर बदलेगा तब भी तो पता चला, मतलब अगर चाय बनानी है तो टेम्परेचर उसका चेंज करना पड़ेगा, है ना। ये बात समझना। अच्छा, टेम्परेचर चेंज करने से ना कुछ बच्चे ये ऐसा समझ लेते हैं कि भैया टेम्परेचर चेंज का मतलब कि टेम्परेचर हाई हो रहा है। टेम्परेचर चेंज का मतलब है कि कहीं कहीं पर हाई भी हो सकता है साहब और कहीं कहीं पर लो भी तो हो सकता है। ज़रूरी थोड़ी है हाई होगा, लो भी हो जाएगा। उसके बाद हमने चौथी बात करी यहाँ पर कि कलर देख लिया, टेम्परेचर देख लिया, गैस देख लिया, स्टेट देख ली कि भैया स्टेट तो नहीं चेंज होगी उसकी।
ठीक है, स्टेट तो नहीं बदल गई, सॉलिड से लिक्विड तो नहीं हो गया, लिक्विड से गैस तो नहीं हो गया, ठीक है। जैसे हमने गैस एलपीजी आप सबके घर में होती है, या लाइटर आपने, हम देखते हैं कि बड़े शौक से बच्चे उससे खेलते भी हैं, जिसमें कि फायर लगती है, हम उसको छोटे मोटे काम के लिए फायर क्रैकर्स के लिए यूज़ करते हैं। तो उसमें जो छोटा सा लिक्विड होता है लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन जैसे हम उसको पुश करते हैं या डीओ होते हैं, वो क्या होता है कि आपका गैस में आ जाता है। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है लिक्विड में होती है, लेकिन जैसे हम उसको प्रेशराइज वे से चेंज करते हैं तो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी, ठीक है। पांचवी बात हमने क्या करी थी इसमें, प्रेसिपिटेट की। किसकी बात करती, प्रेसिपिटेट की बात करती कि भैया प्रेसिपिटेट, वही वाली बात जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भैया दूध था, गर्मी ज़्यादा हो रही थी, या जैसे अभी बरसातों का समय चल रहा है तो बरसातें चल रही थी तो दूध बाहर रह गया, गर्म नहीं कर पाए सही टाइम पे, बैक्टीरियाज डेवलप हो गए। तो जब हमने उसको अब गर्म करा तो क्या चीज़ आई, उसमें क्या हुआ, नॉर्मल भाषा में उसको कहते थे कि भैया दूध तो फट गया, और अगर हम केमिकल या केमिस्ट्री की भाषा में उसको बोले तो केमिकल रिएक्शन हो गई साहब। उसमें क्या हुआ कि प्रेसिपिटेट अलग रह गया और लिक्विड अलग रह गया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग हमें उसे देखने को मिल चुके हैं, ठीक है। तो आज हम बेटा क्या करेंगे, हमने जो ये 5 चीज़ें अभी लिखी हैं, हम इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे अच्छे से, और हम समझेंगे कि इनके थ्रू हम कैसे बेसिकली पता लगाएं कि इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो हैं, लेकिन मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा आपको रिएक्शंस के माध्यम से, कि आपको पता चल जाए आराम से कि भैया हो गई केमिकल रिएक्शन, हो गई इसमें, ठीक है। तो इन चीज़ों को आज हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे, क्लियर है बेटा। और अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जो हम इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी लेंगे वो है आपकी क्या, गैस, ठीक है। अच्छा, गैस है तो हमें गैस में एक चीज़ और समझनी है बेटा कि अगर हमें गैस इवॉल्व करनी है, अगर हमें क्या करना है कि गैस इवॉल्व निकाल के या निकलते हुए पता चले कि हमारे को यहाँ पर क्या पता चला कि ये पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि गैस इवॉल्व हुई, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि क्या इवॉल्व हुई, यहाँ पर गैस इवॉल्व हुई, सिंपल सी बात। पहली बात मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स में कि भैया गैस इवॉल्व हुई, ठीक है, गैस इवॉल्व हो रही है। अब यहाँ पर गैस इवॉल्व हो तो रही है, लेकिन जब एग्जामिनर मुझसे पूछे तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल कैसे दूँ। और जो दूसरी बात, मैंने बड़े अपने स्टूडेंट्स के जब मैं बात करी है उनसे पूछा कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको अगर कोई नॉर्मल सा टॉपिक उन्होंने 5 मार्क्स में या बेसिकली उन्होंने इस तरीके से एक्सप्लेन या डिस्कस करने के लिए बोला कि आपको उसमें थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिखनी है, तो बच्चे उसमें बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि साहब इतना ज़्यादा कैसे लिखें, टॉपिक तो इतना बड़ा था ही नहीं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ भी समझनी है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें उसके आगे पीछे का सब पता होना चाहिए। अगर हमें सब पता है तो हम 5 नंबर के, हम 10 नंबर के, हम 20 नंबर का भी लिख देंगे। जैसे मुझे पता है इवोल्यूशन ऑफ गैस है, इवोल्यूशन ऑफ गैस कब आती है, पहले केमिकल रिएक्शन हमने समझा, केमिकल इक्वेशन हमने समझा, फिर मैं केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स पे गया, ठीक है। अब जैसे ही मैं केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स पे गया तो मैं गैस की बात करूँगा यहाँ पर। भैया इवोल्यूशन ऑफ गैस भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। जब इवोल्यूशन ऑफ गैस भी कैरेक्टरिस्टिक है तो जो मैं इसमें एग्जाम्पल ले रहा हूँ पहला वो है जिंक का। किसका है बेटा, जिंक का। तो यहाँ पर मेरे को क्या समझना है कि जिंक जो है, जिंक, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, जिंक ग्रैन्यूल जो होता है, ग्रैन्यूल, जिंक के ग्रैन्यूल्स होते हैं छोटे छोटे ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जिंक के ग्रैन्यूल्स ले लूँगा। मतलब कि मैं अगर इसको सिंपली बोलूँ कि मेरे पास एक यहाँ पर कोई लेबोरेटरी में ऐसे इंस्ट्रूमेंट रखा है, इसमें मैंने छोटे छोटे जिंक ग्रैन्यूल्स ले लिए, ठीक है साहब, ले लिए मैंने जिंक ग्रैन्यूल्स। अब क्या होगा, इससे होगा क्या, जब मैंने जिंक ग्रैन्यूल्स लिए तो इसमें मैंने क्या करा, इसके साथ मैंने यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया साहब, यानी कि मैंने इसमें क्या डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल दिया, ठीक है, डाल दिया आपने। इससे क्या होगा, जब मैंने जिंक ग्रैन्यूल के साथ यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, यहाँ पर प्लस है, ठीक है, ध्यान से समझना कि मैंने जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, इससे होगा क्या कि इससे होगा ये कि यहाँ पर हो जाएगी रिएक्शन, और जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पर होगा क्या, इवोल्यूशन होगा, किसका, गैस का।
अब जब यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, मतलब जिंक ग्रैनुअल सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रही है गैस इवॉल्व। अब कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है इसको समझते हैं, ध्यान से समझना। मैं कोशिश करूँगा कि आपको मेरे बोलने के साथ साथ ही चीज़ें याद हो जाएं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो जब मैं जिंक ग्रैनुअल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, अच्छा यहाँ पर ध्यान रखना कि सल्फ्यूरिक एसिड तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर डाइल्यूटेड है, ये कैसा है, डाइल्यूटेड है, ये बात ध्यान रखना। कैसा है, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब मैंने इसको रिएक्ट करा, तो ये क्या करेगा साहब, जब यहाँ पर रिएक्शन होगी तो यहाँ पर जो इवोल्यूशन होगा गैस का, कौन सी गैस निकलेगी बाहर, गैस निकलेगी भैया आपकी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस निकल गई यहाँ पर। ये बात समझ आई। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मैंने जिंक ग्रैनुअल्स की रिएक्शन कराई डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या हुआ, वहाँ पर मेरी गैस निकली हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर ये जिंक ग्रैनुअल्स हैं Zn, ठीक है, यहाँ पर क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड भी मैंने डाल दिया। अब जब सल्फ्यूरिक एसिड मैंने डाला तो हुआ क्या वहाँ पर कि उसमें हुई रिएक्शन। जब उसमें रिएक्शन हुई तो कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस निकली। ये बात समझ आई आपको, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको और चीज़ें ध्यान रहें, या आप एक और एग्जांपल अपने एग्ज़ाम पेपर की आंसर शीट में लिख पाएँ, ठीक है। अब यहाँ पर चीज़ क्या ध्यान रखनी है मुझे कि एक तो मैंने जिंक ग्रैनुअल का एग्जांपल ले लिया। अब जब मैं जिंक ग्रैनुअल का एग्जांपल ले रहा हूँ तो चीज़ें मुझे क्या समझ आए कि हाँ, जब जिंक ग्रैनुअल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मुझे कौन सी गैस मिलती है, मुझे मिलती है वहाँ पर कौन सी गैस, ध्यान से, हाइड्रोजन मिलेगी। कौन सी मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मुझे वहाँ पर रिएक्शन में मिल जाएगी। अब यहाँ पर जो ये गैस होती है ना, हाइड्रोजन गैस, इसका भी ध्यान रखना आपको, ये बबल की फॉर्म में मुझे मिलेगी। मतलब जो मैंने यहाँ पर वो डायग्राम बनाया था वहाँ पर अगर आप समझें, जैसे यहाँ पर एक फ्लास्क रखा है, इसमें मैंने ये जिंक ग्रैनुअल्स डाले हुए हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड होगा, तो यहाँ पे मुझे बबल्स उठते हुए दिखेंगे, किसके, हाइड्रोजन के, ठीक है। अच्छा, क्या मैं मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करा सकता हूँ, ठीक है, मैग्नीशियम। अब जो मैग्नीशियम है इसके साथ मैंने रिएक्ट करा है। अब जब मैं मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि मैग्नीशियम के साथ क्या रिएक्ट हो रहा है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझना, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा आपको बोर्ड पे समझ आएँ, ठीक है, और मैं उनको अपने बोलने के साथ साथ आपके लिए थोड़ा ईजी कर दूँ, ठीक है। तो आराम से ध्यान से इस चीज़ को सुनते रहे और अपनी बुक को भी फॉलो करते रहे बीच बीच में, ठीक है। अब जब मैं मैग्नीशियम ले रहा हूँ तो मैग्नीशियम के साथ मैं क्या ले रहा हूँ, फिर से डाइल्यूट क्या ले रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, डाइल्यूट तो लिया, डाइल्यूट क्या ले लिया मैंने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, ठीक है, ध्यान से समझना। अब मैंने यहाँ पर क्या करा कि मैग्नीशियम के साथ जब मैं रिएक्ट कर रहा हूँ तो मैंने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, ठीक है। कौन सा एसिड लिया मैंने, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया। अब जब मैं यहाँ पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लूँगा, ठीक है, अब कौन सी गैस इवॉल्व होनी चाहिए, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकता हूँ। हाँ जी, ले लीजिए आप सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये भी किस फॉर्म में होगा, डाइल्यूटेड फॉर्म में होगा। ये भी किस फॉर्म में होगा, ये भी डाइल्यूटेड फॉर्म में ही होगा, ठीक है। मैंने मैग्नीशियम लिया, मैंने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी ले लिया। अब जो यहाँ पर भी गैस इवॉल्व होगी बेटा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों कंडीशंस में जो गैस इवॉल्व होगी वो कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन। कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ये बात समझ आई। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब मैंने रिएक्शन करी और मैं जब यहाँ पर रिएक्शन कर रहा हूँ मैग्नीशियम की डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या मेरी मर्ज़ी है कि मैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसकी रिएक्शन करा दूँ, तो जो मेरी गैस वहाँ पर इवॉल्व हो रही है वो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। ये बात समझ आ गई आपको, ठीक है। यहाँ पर कौन सी इवॉल्व हो रही है गैस, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब मैं रिएक्शन करा रहा हूँ तो जो मेरी गैस इवॉल्व हो रही है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मैंने रिएक्ट करा था, कौन सी गैस इवॉल्व हुई, आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। इतनी बात समझ आई आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं कि जब मैंने क्या करा, मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कुछ और रिएक्ट करा दिया, मैग्नीशियम नहीं कराया, ना मैंने जिंक ग्रैनुअल कराया, और क्या करा सकता हूँ मैंने क्या करा, अब की बारी मैंने यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट ले लिया।
क्या लिया मैंने यहाँ पर, सोडियम कार्बोनेट ले लिया बेटा। अब जब मैंने सोडियम कार्बोनेट लिया तो मैंने इसको रिएक्ट करा दिया फिर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा ये ना मैं बार बार बता रहा हूँ आपको इसको, लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पर डाइल्यूटेड फॉर्म में हम लेंगे एसिड्स। किस फॉर्म में लेंगे, डाइल्यूटेड फॉर्म में एसिड्स लेंगे। जब मैंने सोडियम कार्बोनेट के साथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, इसकी मैंने रिएक्शन कराई, इसके बीच में क्या कराई, जब मैंने इसकी रिएक्शन कराई तो जो गैस इवॉल्व हुई वो कौन सी गैस इवॉल्व हुई, यहाँ पर ध्यान से रखना आपको समझना है। जब यहाँ पर मैंने इनकी रिएक्शन कराई तो मेरी कौन सी गैस इवॉल्व हुई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस इवॉल्व हुई यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई। ये चीज़ समझ आई आपको, मैं क्या कह रहा हूँ दोबारा से मैं समझाता हूँ आपको। पहले मैंने क्या करा, सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूटेड फॉर्म समझ आ गया होगा आपको। इससे पहले मैंने क्या करा, मैंने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम के साथ मैंने क्या करा, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, H2SO4 ले लिया। H2SO4 के साथ जब मैंने रिएक्ट करा तो कौन सी गैस निकली, H2। दूसरी चीज़ मैंने क्या करी, दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पर ये करी कि जब मैंने यहाँ पर रिएक्शन कराई किसकी, जिंक की कराई थी। किसके साथ कराई थी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, या चलो यहाँ पर भी हम क्या ले लेते हैं अभी, H2SO4 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो कौन सी रिएक्शन, जब ये रिएक्शन हुई तो मेरे को भी यहाँ पर से H2 गैस मिली। कौन सी गैस मिली, H2 गैस मिली, ये भी गैस है। और यहाँ पर कौन सी गैस मिली, इस चीज़ को ध्यान रखना कि जब मैंने सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराई तो मुझे कौन सी गैस मिली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली। इतनी बात समझ आई आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत अगर हो, कोई दिक्कत अब बेटा कभी हो, पढ़ते हुए कुछ ऐसी हो कि जो समझ ना आ रही हो, इतना समझाने के बाद हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको ऐसा लगे कि ये नहीं आ रही है मुझे समझ, या मेरे को थोड़ा और इसको एलैबोरेटेड वे में अगर कोई बताएगा तो चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, जो भी आपकी क्वेरी होगी वो कमेंट सेक्शन में डालना, मैं उसको देखूंगा। जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें आपके डाउट को लेके हम उसको समझा देंगे आपको। ये बात समझ आई। अब जब हम इसके आगे बढ़ रहे हैं, जब हम गैस की बात कर चुके हैं, हमने यहाँ पर 3 एग्जांपल्स देखे गैस के, हमने वहाँ पर ये भी देखा कि भैया कैरेक्टरिस्टिक्स में जब गैस इवॉल्व होती है तो सबसे पहले हो सकता है कि हम जिंक ग्रैन्युल लें और उसके साथ में सल्फ्यूरिक एसिड ले लूँ और मैं हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करा दूँ बबल्स की फॉर्म में। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जो केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ रहा हूँ, अब मैं जो दूसरी बात यहाँ पर कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि प्रेसिपिटेट। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, प्रेसिपिटेट की बात कर रहा हूँ। ध्यान से समझना, प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया कि जब हमने कोई रिएक्शन कराई और उस रिएक्शन के बाद जो रिएक्शन हुई, उस रिएक्शन के बाद सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग हो गए और जो सॉलिड पार्ट था वो नीचे जाके सेटल डाउन हो गया। जो सॉलिड पार्ट जो नीचे जाके सेटल डाउन हुआ आपका, उसको हम प्रेसिपिटेट बोल देते हैं। इतनी बात समझ आ गई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि प्रेसिपिटेट किसको बोलते हैं। सिंपल सी बात है कि जो सॉलिड पार्ट नीचे जाके सेटल डाउन हुआ रिएक्शन के बाद, उसको मैं प्रेसिपिटेट बोल दूंगा। यानी कि किसी भी रिएक्शन में अगर प्रेसिपिटेट बना तो मुझे ये समझ आ जाना चाहिए कि इस चीज़ में रिएक्शन हुई है। ये बात समझ आ गई आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, प्रेसिपिटेट एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है। यहाँ तक बात समझ लो बेसिक, कि प्रेसिपिटेट कैरेक्टरिस्टिक है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉलिड प्रोडक्ट बन रहा है। ये बात समझ आ गई। अब ठीक है, ये कैसे कैसे होगा थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जो प्रेसिपिटेट बना, जिसको हम सॉलिड प्रोडक्ट की भी बात कर रहे हैं, ये हो सकता है कि 2 सॉलिड हो या एक सॉलिड हो एक लिक्विड हो। 2 सॉलिड में तो नहीं बन सकता ऑब्वियस है, तो एक सॉलिड हो एक लिक्विड हो, हमने उसको मिक्स करा, जो उसके बाद बचा वो नीचे बच गया। रिएक्शन के बाद कुछ अलग नई चीज़ बन गई, नीचे प्रेसिपिटेट बच गया, उसको मैंने बोल दिया। या दूसरी चीज़ हो सकती है इसके बाद कि मैंने कोई गैस थी, मतलब मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि एक्वस था, कुछ एक्वस था, ठीक है, कोई चीज़ एक्वस फॉर्म में थी मेरे पास, ठीक है, कोई चीज़ एक्वस फॉर्म में थी। इसके बाद क्या हुआ, जब एक्वस चीज़ को मैंने वाटर के साथ रिएक्ट कराया, मतलब एक्वस फॉर्म, उसके साथ कोई सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिले हुए होंगे, तब जब मैंने उसकी रिएक्शन कराई
तो मेरे को कोई प्रेसिपिटेट वहाँ पर मिल गया। इतनी बात समझ आई आपको कि मतलब मैंने कोई एक्वस सॉल्यूशन लिया, ठीक है, मतलब मैंने कोई यहाँ पर समझो इसको, ठीक है, मैंने कोई एक्वस सॉल्यूशन लिया, इसके साथ मैंने वाटर या कोई भी चीज़ को रिएक्ट करा दिया। कोई भी चीज़ मैंने जब रिएक्ट कराई इसमें, तो वहाँ पर मेरे को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब मैं इसमें कोई चीज़ रिएक्ट कराऊंगा, एक्वस हो सकता है, या दूसरी बात मैं ले लूँ कि गैस भी हो, कि गैस के साथ मैंने किसी चीज़ को रिएक्ट करा और मेरे पास प्रेसिपिटेट बच गया, ठीक है। गैस का भी एक्वस सॉल्यूशन के साथ हो सकता है, ठीक है, गैस का भी एक्वस सॉल्यूशन के साथ हो सकता है। और इसकी भी मैंने बात कर ली कि भैया एक्वस सॉल्यूशन है, और जो एक्वस सॉल्यूशन है इसकी मैंने रिएक्शन करा दी रिएक्टेंट के साथ, ठीक है, और मेरे को एक इनसॉल्युबल चीज़ मिली। मतलब मैंने एक्वस सॉल्यूशन की जब रिएक्शन कराई, एक तो हो सकता है गैस के साथ एक्वस सॉल्यूशन, एक कोई एक्वस सॉल्यूशन से जब मैंने उसकी रिएक्शन कराई तो कोई मेरे को प्रोडक्ट मिला जो कि क्या था, सॉलिड था। यहाँ पर भी वही बात कर रहा हूँ, हो सकता है अभी समझना है, अभी इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी चीज़। ये बात समझ आई, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा इजी वे में समझना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ आपको समझनी ज़्यादा ज़रूरी है कि जब मैं प्रेसिपिटेट की बात कर रहा हूँ और यहाँ पर जब प्रेसिपिटेट बनेगा तो चीज़ें कैसे चलेंगी, ठीक है। ये बात समझ आई आपको। और प्रेसिपिटेट बनते हुए, जब प्रेसिपिटेट बन रहा है तो उसके कलर क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लेते हैं इक्वेशन जब हम बनाते हैं उसमें कलर क्या बना उसका, ये भी चीज़ें पूछ लेते हैं। तो उसको नॉर्मली हम बात करते हैं कि फॉर्मेशन हुई किसकी फॉर्मेशन होगी, प्रेसिपिटेट की। किसकी हुई, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी सब। अब जब प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हुई तो हमें वहाँ पर कैसे समझ आएगा, रिएक्शंस देखते हैं कुछ, ठीक है। जब मैं बात कर रहा हूँ कि जो पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन है, कौन सा है मेरे पास, है पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन। क्या है इसका सॉल्यूशन है मेरे पास, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है। इसको मैंने रिएक्ट करा दिया किसका, पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को मैंने रिएक्ट करा दिया किसके साथ, लिड नाइट्रेट के साथ। किसके साथ रिएक्ट करा दिया, लिड नाइट्रेट के साथ। मतलब मैंने पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को लिड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराया। तो जब मैंने इस तरीके की चीज़ करी तो होगा क्या होगा, एक येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। क्या बनेगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। PRP की फॉर्म में मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पर प्रेसिपिटेट को, कि जब मैंने पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्ट कराया लेड नाइट्रेट के साथ, जो मेरे पास यहाँ पर प्रेसिपिटेट बचा वो येलो कलर का था। इतनी बात समझ आई, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से समझना, ठीक है। अब ये आपने देखा, एक और इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि जब मैं रिएक्ट करा रहा हूँ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। एक तो पोटेशियम वाली बात देख ली मैंने, पोटेशियम की येलो कलर देगा। जब मैं यहाँ पर रिएक्शन करा रहा हूँ सल्फ्यूरिक एसिड की बेरियम क्लोराइड के साथ, किसकी करा रहा हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड है मेरे पास, सल्फ्यूरिक एसिड की मैंने रिएक्शन कराई बेरियम क्लोराइड के साथ, ठीक है। ये दोनों चीज़ें समझ आई। सल्फ्यूरिक एसिड की जब मैंने रिएक्शन कराई बेरियम क्लोराइड के साथ, तब क्या होगा ये कि भैया यहाँ पर भी मेरा क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट, ठीक है। प्रेसिपिटेट तो मुझे पता है, प्रेसिपिटेट तक की तो बात ठीक है, लेकिन कौन से कलर का बनेगा, प्रेसिपिटेट तो बन रहा है लेकिन कौन से कलर का बनेगा ये तो बता दो। तो यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट बनेगा, ध्यान रखना बेटा, ये पूछते हैं पेपर में कभी कभी कि कौन सा कलर होगा इसका, वाइट कलर होगा। इतनी बात समझ आई। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में जब हम जाएंगे और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा बेरियम क्लोराइड के साथ, जो रिएक्शन बनेगी उसकी जब हम बात करते हैं तो प्रिपरेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट हमें निकल के देखने को मिलता है वहाँ पर। इतनी चीज़ क्लियर हुई, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट। अभी हमने जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी केमिकल रिएक्शन की, यहाँ पर हमने सिर्फ दो चीज़ें डिस्कस करी हैं। जहाँ पर हमने बात करी है कि अगर हम गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या चीज़ें होती हैं, और हम प्रेसिपिटेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कैसी चीज़ें बनती हैं। इतनी चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। और इसके बाद जो हम देखने वाले हैं अब वो है कि प्रेसिपिटेट के साथ, ठीक है, समझ आ रही है चीज़ें कि भैया कलर चेंज हो गया वहाँ पर। अब अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ,
कि जहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कलर की, प्रेसिपिटेट के बाद मैंने बात किया किसकी, अगर यहाँ पे कलर की, कि कलर भी बदलेगा क्या? बिल्कुल बदलेगा, कलर भी बदलेगा। और जब कलर बदलेगा तो हमें वहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि जब कलर बदलेगा तो हम क्या देखेंगे कि जो पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम परमैंगनेट को अगर जिसका कलर पर्पल कलर्ड, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, पर्पल कलर होता है इसका, किसका होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। तो जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है इसका कलर होता है पर्पल होता है इसका कलर। ठीक है, अब जब पोटेशियम परमैंगनेट को मैं रिएक्ट कराऊंगा, किसके साथ रिएक्ट कराऊंगा, पोटेशियम परमैंगनेट को मैंने रिएक्ट करा दिया सिट्रिक एसिड के साथ। किसके साथ रिएक्ट करा दिया, सिट्रिक एसिड के साथ। ठीक है, तो क्या होगा, जो इसका कलर होगा ना पर्पल पोटेशियम परमैंगनेट का, वो कलरलेस हो गया। यानी कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर था वो क्या हो गया यहाँ पर, कलरलेस। इस पूरी रिएक्शन के बाद क्या हुआ, जो उसका पर्पल कलर था वो कलरलेस हो गया भैया। ठीक है, सिट्रिक एसिड के रिएक्ट होने के बाद पोटेशियम परमैंगनेट का कलर क्या हो गया, कलरलेस हो गया। ये पॉइंट समझ आया, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा समझते समझते आगे चलते हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि चीज़ें ज़्यादा इस तरीके से ना खींचे कि एक ही चीज़ बार बार रिपीटेड हो। तो मैं यहाँ पर जैसे हमने पहली बात करी गैस की, ठीक है, दूसरी बात मैंने करी प्रेसिपिटेट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा मैंने ज़्यादा समझाने की कोशिश करी आपको। उसके बाद मैंने कलर के बारे में बताया कि एक एग्जाम्पल। अब हमारे पास दो चीज़ें बची हैं, एक क्या है, स्टेट की बात हमने करी, और पांचवी बात है जो हम बात करते हैं किसकी, क्या बचा, गैस हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया, कलर हो गया, स्टेट हो गया, और टेम्परेचर की बात करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम इनको। अच्छा, जब हम यहाँ पर कलर की बात कर चुके हैं, उसके बाद हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्टेट की बात करते हैं। तो स्टेट के बाद इसके स्टेट जो है उसके, तो आपके पास बहुत अच्छा एग्जांपल है स्टेट कैसे चेंज होती है। स्टेट कैसे चेंज होती है, जो कैंडल थी, कैंडल को जब आपने क्या करा, उसको बर्न करा, तो जो इसकी वैक्स थी, कैंडल की जो वैक्स थी, उसको क्या हुआ, वो लिक्विड में चेंज होगी। कैंडल की जो वैक्स थी वो लिक्विड में चेंज होगी। ये कब हुआ, और जब मैंने यहाँ पर बात क्या करी, टेम्परेचर की। देख रहे हैं यहाँ पे आप मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो कैंडल की स्टेट चेंज हुई वैक्स की, जो कि पहले सॉलिड थी, किसमें चेंज हुई, लिक्विड में। कब हुआ ये चीज़, सॉलिड जो कैंडल की स्टेट थी, कैंडल की स्टेज जो थी वहाँ पे स्टेट, वो सॉलिड थी, टेम्परेचर चेंज हुआ तो लिक्विड हो गई। तो यानी कि यहाँ पर हम दोनों चीज़ों को बात कर रहे हैं एक साथ, दोनों चीज़ों की बात कर रहे हैं एक साथ। अच्छा, अब यहाँ पर मैं जब टेम्परेचर की बात आ गई, तो यहाँ पर मैं एक टेम्परेचर के साथ एक चीज़ और बता दूँ कि जब कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO होता है, इसको मैंने क्या करा, रिएक्ट करा दिया किसके साथ, वाटर के साथ, H2O के साथ। तो मेरे को यहाँ पे क्या, इसको ना बेटा हम बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। इस रिएक्शन को याद रखना बेटा, क्विक लाइम है। और क्विक लाइम जब इसको मैंने रिएक्ट कराया तो इसने क्या बनाया, यहाँ पर स्लेक्ड लाइम बनाया। क्या बनाया, स्लेक्ड लाइम बना दिया। ये चीज़ समझ आई कि टेम्परेचर, अब यहाँ पर टेम्परेचर कैसे, जब ये रिएक्ट हुआ ना और ये बना, यहाँ पर ये स्लेक्ड लाइम बना, कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन और वाटर, जो हाइड्रोजन H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि जिसको हम वाटर कहते हैं, इसके साथ जब रिएक्शंस हुई तो हमने क्या देखा कि रिएक्शन हुई, क्विक लाइम से स्लेक्ड लाइम बना, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर भी चेंज हुआ, मतलब यहाँ पर गैस इवॉल्व हुई। क्या हुई, यहाँ पर गैस इवॉल्व हुई। ठीक है, इस चीज़ में जो मैंने ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करी वो गैस और प्रेसिपिटेट पे ज़्यादा करने की कोशिश करी, क्योंकि यहाँ पर से चीज़ें बनती हैं। यहाँ पर जो जैसे कलर की बात आ गई, स्टेट की बात आ गई और टेम्परेचर की बात आ गई, यहाँ पर चीज़ें कैसी, जैसे स्टेट की बात हमने क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम, ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा चलता है। ठीक है, आगे चल के जब हम चीज़ें और ध्यान से देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि इसके अलावा भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं। यहाँ पर बस हम बेसिक लेवल पे देख रहे हैं एग्जांपल्स, इनको डिस्कस करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इतनी बात समझ आई। अच्छा,
अब दूसरी बात इसके साथ क्या आएगी कि जो अब इसके बाद की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम क्या करेंगे, अभी तो बहुत स्लोली हमने इन चीज़ों को समझा और लास्ट में हमने इन चीज़ों को इस तरीके से बाइंड अप करा कि हमने बस समझा कि स्टेट चेंज हुई, कैंडल वाला हमने एग्जांपल लिया, और एक क्विक लैम्प के टेम्परेचर चेंज हुआ स्लेक लैम्प में। ये बात समझ आई। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से हम चीज़ों को थोड़ा ईजी वे में और थोड़ा और मतलब पॉइंट टू पॉइंट ले जाने की कोशिश ज़्यादा करेंगे और लाइन बाय लाइन। अभी तक ऐसा था कि पहली वीडियो थोड़ा फ्लो बनने में टाइम लगता है, आपको पढ़ने में, साथ में समझने में, आने में समय लगती है। दूसरी वीडियो में मैंने थोड़ी और कोशिश करी कि चीज़ें थोड़ी सी खींचे, आपको समझ आए चीज़ें। अब मैं क्या करूँगा, जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी इसके बाद उनमें मैं क्या करूँगा कि चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट ले जाने की कोशिश ज़्यादा करूँगा कि और आप पॉइंट टू पॉइंट कवर कर सकें मेरे साथ और याद हो आपको चीज़ें। जैसे यहाँ पर मैंने कोशिश करी है कि गैस और प्रेसिपिटेट को ज़्यादा ज़ोर देके समझाने की कोशिश करी, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होना या प्रेसिपिटेट का कलर पता होना, ठीक है। और कलर में आप प्रेसिपिटेट वाला एग्जांपल भी डाल सकते हैं, सिंपल सी बात है ना। स्टेट और टेम्परेचर में आप फिर से जिंक ग्रैनुअल था, तो जब जिंक ग्रैनुअल रिएक्ट करता है ना हाइड्रोजन के साथ बेटा, तो उसमें टेम्परेचर भी चेंज होता है, ठीक है। तो आप वो चीज़ भी डाल सकते हैं। तो अभी हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं और हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की चीज़ें आपको समझाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ, जिससे कि आपके सिलेबस में आपको एक कंसिस्टेंसी मिले और आप चैप्टर्स को अच्छे से समझ पाएँ। थैंक यू।